आप भी हर महीने एसआईपी में निवेश करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आज से 10 या 20 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि आप जिस फंड में पैसा लगाते हैं उसके फंड मैनेजर कौन है? और क्या आपको पता है कि आपने जिस फंड में पैसा लगाया है वो पैसा कहाँ लगाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का स्पेशल शो नो योर फंड, जहां पर बात होगी उस हर पर्टिकुलर फंड के बारे में जो आजकल मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है और निवेशकों का काफी ज्यादा पसंदीदा है। आज बात करेंगे यूटीआई लार्ज कैप फंड के बारे में, साथ ही साथ आज उनके फंड मैनेजर से भी सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस फंड को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले इस फंड के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि इस फंड का उद्देश्य है लार्ज कैप कंपनीज में सीधा पैसा लगाकर वहां से रिटर्न बनाना। इस फंड की शुरुआत 1986 में हुई थी और आपको बता दें कि ये भारत की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है और इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर कार्तिक राज लक्ष्मणन, जिनके पास लगभग 19 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद बात करते हैं फंड के रिटर्न की। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि इसने एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर बाकी सालों की बात करें तो इसका रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव है। इसने एक साल में -5.15% रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल में 8.85, 5 सालों में 8.43% और तो और 10 सालों में 11.13% इसने रिटर्न दिया है। और ओवरऑल यानी कि सिंस इंसेप्शन इसने 14.88% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद फंड की वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिलहाल इसका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है 11,852 करोड़। वहीं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय इसका एनएवी है 288.64 रुपए और तो और इसका पी रेशियो है 23.13। इस फंड के टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इस फंड ने एचडीएफसी बैंक जिसमें 9.15% है, आईसीआईसीआई बैंक 8.22%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.35% और आखिर में है एक आईटी सेक्टर इन्फोसिस जहां पर इसने 4.90% का होल्डिंग इसने ले रखा है। इसके बाद अगर इसके प्रमुख सेक्टर्स पर बात करें तो इसमें टॉप 5 सेक्टर में सबसे ज्यादा है फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर इसने लगभग 34% इन्वेस्ट किया है। उसके बाद है आईटी सेक्टर 9%, उसके बाद है टेक्नोलॉजी, उसके बाद है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जहां पर 7% है, कंज्यूमर सर्विसेज में 6% है और तो और ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स में है 6%। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं यानी कि एसआईपी कैलकुलेशन। देखिए, अब अगर आप इसमें 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी करते हैं तो यहां पर आपका टोटल एक साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 1,20,000। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि एक साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है तो आपका 1,20,000 होगा 1,17,240 रुपए। लेकिन अब अगर 3 साल पर आते हैं तो 3 साल में आप 10,000 प्रति महीने के हिसाब से टोटल इन्वेस्ट करेंगे 3,60,000 और जो बन जाएंगे 3,77,439 रुपए। वहीं अगर 5 सालों की बात करें तो 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको 7 लाख से ज्यादा का फंड यहां पर जमा होगा। साथ ही साथ यहां 10 साल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है, जहां पर आपने 10 सालों में 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और ये पैसा जो है आपका सीधा डबल यानी कि 21,56,218 रुपए हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो एक साल में ये फंड भले ही कम परफॉर्म कर पाया है या फिर अंडर परफॉर्म कर पाया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसने 10 सालों में आपके पैसे को सीधा सीधा डबल किया है। तो बात हमने फंड के बारे में की है, इसके एसआईपी रिटर्न के बारे में बात की, इसके नेगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात की। चलिए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं मिस्टर कार्तिक राज लक्ष्मणन के पास और उनसे जानते हैं कि इस फंड को वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनका स्टॉक सिलेक्शन क्या है, उनका चर्निंग रेट क्या है और वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या कुछ सलाह देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूटीआई लार्ज कैप के फंड मैनेजर मिस्टर कार्तिक राज लक्ष्मणन। हेलो कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आयुषी। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि मार्केट में इतने सारी कंपनीज हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो आप एज अ फंड मैनेजर अपना स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं? जहाँ तक यूटीआई लार्ज कैप फंड का सवाल है, ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। तो पहले भारत के जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है उनमें से कम 80% इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में होना चाहिए। तो जो बड़े कंपनीज है उनमें हमारा जो मेथड है यूटीआई लार्ज कैप जहाँ तक है,
हमारा फोकस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट पे है। अब कुछ कंपनीज के पास ब्रांड की मोट होगी, कंज्यूमर कंपनीज में ब्रांड की मोट होती है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन का मोट होता है, या कहीं पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या इनपुट कॉस्ट में का मोट या एडवांटेज होता है, जिसके वजह से वो बाकी कंपटीशन से आगे रहते हैं, चाहे ग्रोथ में हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी में हो। तो हम कोशिश करते हैं कि जो ये टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें जो कंपनीज के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा है उनमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यूटीआई लार्ज कैप फंड का चर्निंग रेट क्या है? जो पोर्टफोलियो टर्नओवर जिसे कहते हैं नॉर्मली अबाउट 30 to 40% रहता है। कई रीजंस होते हैं, एग्जिस्टिंग नेम्स में ही कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा या कभी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हुए ऐड करते हैं, कभी डिविडेंड के लिए या रिडम्पशंस या इनफ्लोस की वजह से भी काफी कुछ लेन आई मीन बाइंग सेलिंग होता है। तो ओवरऑल अराउंड 30 to 40% काइंड ऑफ पोर्टफोलियो टर्नओवर। अभी अगर हम मार्केट की तरफ देखें तो अभी मार्केट की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो आप आने वाले 3 से 4 सालों में या कहें कि लॉन्ग टर्म में आने वाले अगले 10 सालों में किस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देख पा रहे हैं और आप किस सेक्टर में आगे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? मैं इसको दो भाग में डिवाइड करता हूँ। पहले आपका जो सवाल है कि अगले 3-5 साल में कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, दूसरी बार जहाँ पे करंटली यूटीआई लार्ज कैप के ओवरवेट्स है, जो सेक्टर्स में ओवरवेट्स है। तो पहली पार्ट जहाँ तक कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, क्लियरली प्राइवेट बैंक एक जगह है जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा दिखती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ अच्छा है, कैपिटल मार्केट्स में ग्रोथ अच्छा है, कैपिटल गुड्स अगेन जहाँ पे अभी लास्ट 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट साइकिल का दौर चल रहा है, उसके वजह से काफी कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज का अच्छा ग्रोथ निकल के आ रहा है। और दूसरा जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज रिटेल में काफी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जो इस पे बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉकेट्स है जहाँ पे ग्रोथ हाई है। अभी कुछ कंपनीज इनमें ऑलरेडी वैल्यूएशन से इसको फैक्टर कर चुके हैं, तो वैल्यूएशंस में आपको उतना ज्यादा कंफर्ट नहीं होता है, तो उस हिसाब से भले ही हाई ग्रोथ सेक्टर्स हों, आपको वैल्यूएशन को नजर रखते हुए इनमें वेट थोड़ा कम रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से यूटीआई लार्ज कैप का करंट ओवरवेट सेक्टर्स अगर मैं बात करूं तो नॉट नेसेसरली ऑल ऑफ देम विल बी फ्रॉम दीज हाई ग्रोथ एरिया, बट देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ ओवरलैप। जैसे कि प्राइवेट बैंक्स में हमारा ओवरवेट है, इंश्योरेंस स्पेस में ओवरवेट है, और रिटेल कंपनीज में ओवरवेट। विद इन कंज्यूमर पैक एफएमसीजी में हमारा अंडरवेट है, लेकिन रिटेल कंपनीज में ओवरवेट है। कुछ प्लेटफॉर्म कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट्स है। और फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आईटी एक है जो कॉन्ट्रा ओवरवेट है एज ऑफ नाउ, क्योंकि भले ही हाई ग्रोथ ना हो, यहाँ पे वैल्यूएशंस की काफी कंफर्ट है। आपने बताया कि बैंक्स में अभी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो आपकी फैक्ट शीट है वो भी यही बताती है कि आपने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा रखा है। तो और अगर पूरा देखा जाए तो आपने फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लगभग 34% लगा रखा है। तो क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है आपकी? अ, अगर सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें, प्राइवेट बैंक एक सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो करी है, बैंकिंग इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो किया है, और बैंकिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ हैज ग्रोन फास्टर देन द नॉमिनल जीडीपी। तो जहां तक लार्ज कैप की सवाल है, वहां पे एक हाई ग्रोथ सेगमेंट अगर आगे भी चल के कुछ हो सकता है, वो ये है कि प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि दे विल कंटिन्यू टू गेन मार्केट शेयर and they have the size advantage as well. So उस हिसाब से ये एक सेक्टर है जो इंडस्ट्री से भी फास्ट ग्रो कर सकती है और नॉमिनल जीडीपी से भी फास्ट ग्रो कर सकती है। तो उस हिसाब से हमारा काफी ओवरवेट है इस पोजीशन पे, इस सेक्टर पे। ओके। अगर पूरी इंडस्ट्री और मार्केट की बात करें तो अगर और कॉम्पिटिटर्स भी देखें तो आप कैसे अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग खड़ा महसूस करते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ किस तरीके से आपकी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू अदर कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री? जैसे मैंने कहा कैटेगरी टॉप 100 कंपनीज की है, तो काफी कुछ ओवरलैप होता है इस कैटेगरी में। बट हम अपने आप का पोजीशनिंग कैसे डिफरेंट रखते हैं, जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे फोकस है,
और एक ब्लेंड अप्रोच है जहाँ पे कुछ ग्रोथ कंपनीज भी होंगे और कुछ वैल्यू कंपनीज भी। जैसे आपने देखा होगा हमारे सेक्टर पोजीशनिंग में ही कुछ कंपनीज है जो कुछ सेक्टर्स है जो हाई ग्रोथ के वजह से हैं, कुछ सेक्टर हैं जैसे आईटी हुआ जो वैल्यूएशंस की वजह से हैं। तो हमारे पास एक बैलेंस बना रहता है ग्रोथ और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस का। बट की डिफरेंशिएटर जिसे कहा जा सकता है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सो जिन कंपनियों में कोई भी सेक्टर में जिन कंपनियों में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो उन्हें हम चुनते हैं और उनमें ज़्यादा वेट रखते हैं। वैसे ही हम अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। एज अ फंड मैनेजर आप इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे कि वो एसआईपी में इन्वेस्ट करें या फिर लमसम में? जो जहां तक वास्ट मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स है उनके लिए शायद इनकम मंथली बेसिस पे अक्रू होते जाएगा, उनका वेल्थ ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्रिएट हो रहा होगा, उन्हें उनके लिए एसआईपी एक बेहतर रूट माना जाएगा, क्योंकि उनके पास शायद आज के डेट पे उतना ज़्यादा वेल्थ ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड नहीं हो। तो उनको तो एनीवेज एसआईपी के रूट में करना होगा। जहाँ तक अगर आपका सवाल है कोई इन्वेस्टर है जिनके पास ऑलरेडी आज लमसम पैसा है, उन्हें एक साथ लगाना चाहिए कि एसआईपी के रूट में लगाना चाहिए, हम कहेंगे कि एक स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग ओवर अ नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर मे बी ए बेटर अप्रोच। विद इन दैट हमारा काफी टाइम से यही कहना रहा है कि लार्ज कैप्स आर लिटिल मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। लास्ट 2 साल से लार्ज कैप्स आर लिटिल मोर अट्रैक्टिव देन मिड एंड स्मॉल वैल्यूएशन के तौर पे। एवरेज या मीडियन वैल्यूएशन आप कंपेयर करेंगे तो भी लास्ट 2 साल में हमने देखा मार्केट सितंबर 24 के बाद साइडवेज रहा है। बट फिर भी मिड एंड स्मॉल कैप्स में इंडेक्स लेवल पे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ, कुछ स्टॉक्स में हुए हैं, कुछ स्टॉक्स और अच्छे किए हैं। तो नेट नेट इंडेक्स लेवल पे लार्ज मिड एंड स्मॉल मोर और लेस साथ ही साथ चले हैं साइडवेज। तो उस हिसाब से वो वैल्यूएशन करेक्शन अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है मिड एंड स्मॉल में। सो रिलेटिवली लार्ज कैप इज मच बेटर। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है, अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो लार्ज मिड एंड स्मॉल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हुआ ये है कि लास्ट 5-6 साल में मिड एंड स्मॉल कैप के प्रॉफिटेबिलिटी काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। उसके वजह से उनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी निकल के आया है और काफी ज्यादा हायर दिखा है। बट रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है लार्ज मिड एंड स्मॉल के व्हेन वी टेक all three baskets together. So to that extent also large caps are little more favorable। और जैसे आपने कहा मार्केट्स बहुत volatile है, ऐसे टाइम में लार्ज कैप्स की वॉलेटिलिटी कम होती है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो इन द नियर टर्म लार्ज कैप्स मेक लिटिल मोर सेंस। बट ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स बिल्कुल ही अनटचेबल है। ये है कि मिड एंड स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इज लिटिल मोर रिस्की, सो वन हैज टू हैव अ लॉन्गर टर्म हॉराइजन और वन हैज टू बी लॉट मोर सिलेक्टिव। अच्छे क्वालिटी कंपनीज जिनमें हाई ग्रोथ है, जिनमें वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ऐसे कंपनीज चुने तो वहां पे भी मौका बन सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिन भी निवेशकों ने यूटीआई लार्ज कैप फंड में पैसा लगा रखा है, तो पिछले 1 साल का अगर डेटा देखें तो शायद ग्रोथ उनको 4 to 5% माइनस में, नेगेटिव में दिखाई दे रही है। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह देंगे, और अगर वो पैनिक सेलिंग करते हैं तो उनको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आप निवेशकों को इस बारे में क्या कुछ सलाह देंगे? जहाँ तक इक्विटीज का सवाल है, ये एक मिनिमम 5 साल के एसेट क्लास है, कभी 5 से ज्यादा भी रखने की जरूरत पड़ती है। तो 1 साल में उनको इवेल्युएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने कहा लास्ट 2 साल मार्केट साइडवेज रहा है, क्योंकि 2024 तक एक अच्छा रन रहा, बुल मार्केट रहा इंडिया में। उसके बाद में हमने साइडवेज करेक्शन देखा है। तो वैल्यूएशंस कुछ हद तक अभी रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो गए हैं। और ये एक एसेट क्लास है जो लंबे समय के लिए रखा जाता है। और जहाँ तक एसआईपी इन्वेस्टर्स है उनको तो वो एवरेजिंग कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है हर महीने के इन्वेस्टमेंट के वजह से। तो उस हिसाब से इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ना कि 1 ईयर रिटर्न्स के हिसाब से। ये 1 ईयर रिटर्न वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। तो उस हिसाब से लोग अपने रिस्क को समझें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसे होल्ड करें तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो पर देखें तो इस समय आपके पास इन्फोसिस, वो आपकी टॉप होल्डिंग्स हैं। लेकिन आईटी सेक्टर पर अगर हम ध्यान दें तो वो इस समय थोड़ा बहुत दबाव में दिखाई दे रहा है। तो
इस पर इतना भरोसा करने के पीछे आपकी क्या वजह है? आईटी सेक्टर जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हैं। ये कंपनीज़ हाई ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाई ऑन कैश फ्लोज़ होते हैं। लास्ट कुछ सालों में इन्होंने बायबैक और डिविडेंड के तौर पे काफ़ी जो इनका कैश फ्लो बनता है उसे शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी करने लगे हैं। तो उस हिसाब से आप डिविडेंड यील्ड या फ्री कैश फ्लो यील्ड के मैट्रिक्स पे देखेंगे तो भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और ये कंपनीज़ रुपी डिप्रिसिएशन से बेनिफिट करते हैं। हर साल अगर हम लगभग 3-4% का करेंसी डेप्रिसिएशन मानते हैं तो वो एक एडिशनल ग्रोथ हो गया। बिसाइड्स उनका रेवेन्यू ग्रोथ जो काफ़ी हद तक अभी लास्ट 3-4 साल में गिर चुका है क्योंकि उनका साइज़ बड़ा हुआ है और लास्ट 3-4 साल में थोड़े स्लो डाउन भी देखने को मिला है इस सेक्टर में। उसके बावजूद भी वो अगर 3-5% भी ग्रोथ करते हैं, उसके ऊपर करेंसी डेप्रिसिएशन और उसके ऊपर जो डिविडेंड यील्ड हर साल मिलता है या बायबैक या डिविडेंड दोनों को अगर जोड़ें तो काफ़ी डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ आ जाता है। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर वैल्यूएशन में काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। सवाल काफ़ी लोगों के मन में ये है कि एआई के बाद आईटी सर्विसेज का फ्यूचर कैसा है? हमें लगता है कि एआई के इम्प्लीमेंटेशन में भी आईटी सर्विसेज काफ़ी भाग रहेगा, तो उन्हें उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उस हिसाब से इन कंपनीज को अपने आप को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें पहले जैसे नहीं रहेंगी, शायद हेडकाउंट की इतनी ग्रोथ ना हो, बट बिज़नेस मॉडल अगर अपने आप ये रीअलाइन कर पाते हैं, तो इनको अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या आपको लगता है कि 2026 के सेकंड हाफ में आईटी सेक्टर जो है वो बाउंस बैक करेगा? ये शॉर्ट टर्म में कौन-सा सेक्टर चलेगा, नहीं चलेगा, ये प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। हमारा जैसे कल अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। हम ये देखते हैं कि कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल आज वैल्यूएशन क्या है और उस हिसाब से हम अपना कॉल लेते हैं। अगला 6 महीने में क्या होगा इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट जब वैल्यूएशन आपके कंफर्ट में हो और इवेंचुअली व्हेन द कंपनीज़ start to deliver those numbers, we believe the valuations will catch up. It could take 3-6 months, it could take 1 or 2 years. It is difficult to call, but starting valuations is more important. अगर आपके पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो आपने एसबीआई और हिंदुस्तान यूनिलीवर को काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट रखा है। तो इन कंपनीज़ पर आप इतना कम भरोसा क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, जैसे ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा काफ़ी वेट है। जैसे मैंने कहा प्राइवेट यस। बैंक्स में इस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वहाँ पे ओवरवेट ज़्यादा है। पीएसयू बैंक्स लास्ट 3-4 साल में या 5 साल में काफ़ी री-रेट हो चुके हैं। पहले वो बिलो बुक चल रहे थे, उनका वैल्यूएशंस अभी बुक प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू तक आ चुका है, वन टाइम काइंड ऑफ फेयर वैल्यू तक आ चुका है। तो रिलेटिवली प्राइवेट बैंक्स को थोड़ा ज़्यादा फायदा दिख रहा है, स्पेशली व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का सिनेरियो दिखेगा आगे 6 महीने 6 महीने आगे चल के। तो उस हिसाब से विद इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्लाइटली बेटर प्रेफरेंस टू प्राइवेट बैंक्स ओवर पीएसयूज, बट कुछ पीएसयू बैंक्स वी स्टिल लाइक एंड वी डू हैव एक्सपोजर देयर। दूसरा पार्ट जहाँ तक एफएमसीजी का सवाल है, जैसे मैंने कहा, while we like consumer services, consumer retail और discretionary side, we are underweight on FMCG। दोनों ही महंगे हैं, ओवरऑल कंज्यूमर एज अ बास्केट महंगा रहा है, बट उसमें जहाँ तक ग्रोथ पोटेंशियल का सवाल है वो कंज्यूमर रिटेल डिस्क्रिशनरी में ज़्यादा है, एफएमसीजी में कम है। अगर हम लास्ट 5 साल और 10 साल के भी नंबर देख लें, इनके रेवेन्यू ग्रोथ कम रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इनका वैल्यूएशन आज भी महंगा है। तो उस हिसाब से एफएमसीजी में बॉटम अप सिलेक्टिवली जहाँ पे ग्रोथ डबल डिजिट हो रहा है वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जहाँ वहाँ पे हमारे ओवरवेट है, बट ओवरऑल एज अ सेक्टर एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टेपल्स में अंडरवेट है। एक बार फिर से नंबर्स की बात करते हैं। आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो एज़ अ फंड मैनेजर आप कौन से टैक्टिक्स यूज़ करते हैं इतना बड़ा फंड मैनेज करने के लिए? और आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप जहाँ भी, जिस भी स्टॉक में या जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू मेक श्योर उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलने ही वाला है? जैसे जहाँ तक लार्ज कैप कैटेगरी है वहाँ पे एयूएम आज के डेट पे इजीली मैनेजेबल है, लिक्विडिटी इज नॉट सो मच ऑफ एन इशू एज फार एज लार्ज कैप इज कंसर्न, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टॉक पिकिंग है, जैसे मैंने कहा, 100 कंपनीज में से कम 80
+% वेट होना चाहिए। तो उन 100 कंपनीज में हमारा फ़िल्टर जो होता है वो क्वालिटी पैरामीटर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वैल्यूएशंस और गवर्नेंस मल्टीपल फैक्टर्स होता है। हमारे इंटरनल प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। और आइडिया ये होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहे, ताकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस अगर बेटर हो तो द एबिलिटी टू मेक रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड इज मच बेटर। सो वैल्यू स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी में काफ़ी कुछ इवॉल्व है, काफ़ी वेल ट्रैक कंपनीज हैं। वहाँ पे जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट हो, वहाँ पे इवेंचुअली लॉन्गर टर्म में रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि एज एन एक्सपर्ट और एक फंड मैनेजर के तौर पर आप किसी भी नए निवेशक को क्या सलाह देंगे, उसे कब से एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए और वो अपने लिए किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को पिक करे कि वो एज अ न्यू इन्वेस्टर उसे ज़्यादा रिस्क भी ना उठाना पड़े और अच्छा खासा उसे रिटर्न भी मिल सके? जहाँ तक कब चालू करना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि ये एसेट क्लास लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज इंडिया जैसे हाई ग्रोथ इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी अगले आने वाले 10-20 साल में भी होंगे। तो जितना जल्दी उनके करियर में या उनके लाइफ स्पैन में स्टार्ट करें तो उतना बेटर होगा। और जहाँ तक अप्रोच का सवाल है, जैसे मैंने कहा, जो मंथली इनकम एक्रू कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शायद एसआईपी रूट काफ़ी बेटर करे। इनिशियली उनको रिस्क समझने के लिए मे बी लार्ज और बैलेंस्ड हाइब्रिड काइंड ऑफ कैटेगरीज बेटर होंगे, तो वॉलेटिलिटी कम होगा जहाँ पे। बट जिनके पास रिस्क एपेटाइट है, क्या ये एक अहम बात है कि सबको समझना है उनका रिस्क एपेटाइट क्या है। हर इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से उन्हें रिस्क लेना चाहिए, और उनका टाइम होराइजन क्या है और उनका फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उस हिसाब से उन्हें प्लान करके इन्वेस्ट करना चाहिए कोई भी कैटेगरी में। सबके लिए एक स्टैंडर्ड कुकी कटर सॉल्यूशन नहीं होता, बट स्टार्ट करते वक्त मे बी हाइब्रिड या लार्ज काइंड ऑफ कैटेगरी से स्टार्ट करें, और उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से दे कैन टेक एक्सपोजर, एंड लॉन्गर द बेटर। तो हमारे साथ थे यूटीआई लार्ज कैप के फंड मैनेजर कार्तिक राज लक्ष्मणन सर। बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स आयुषी। आप इस फंड के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर किसी और फंड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस फंड का नाम हमें या तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे थे जागरण बिजनेस।